वेलकम साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम लेके आ चुके हैं आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए आपके जनरल साइंस से साथ ही साथ जनरल नॉलेज और जनरल यहाँ पे कई सीए से जो जीके जीएस होते हैं उन सभी से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस और पीवाईक्यू जो कि इस बार एग्जाम में आपसे 100% पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला लेक्चर्स होने वाला है। इस पीडीएफ का बहुत सारे लेक्चर्स हमने दे दिए हैं ग्रुप डी के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी तक जो है वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है ये आपको बताना है। पहला नंबर सवाल है। क्वेश्चंस को फटाफट से एक बार शेयर कर दे। आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी भाई बहन दोस्तों के पास जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर करने का प्रयास करें ताकि सभी स्टूडेंट जो है आज के इस लेक्चर्स को देख सके। तो अभी तक जो है वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? 5 आएगा। क्या होगा? 5। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। कौन कौन होती है? पहला ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और यहाँ पे 5वीं अवस्था यहाँ पे बोस आइंस्टीन संघनित है। तो ये याद रखेंगे, पांचों अवस्था का नाम जरूर याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो किसके अणुओं के बीच जो है आकर्षण बल यहाँ पे सबसे अधिकतम होता है, सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है। याद रहे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है। जी हाँ साथियों, ऑलरेडी पीवाईक्यू में आया हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच जो है आकर्षण बल अधिकतम होता है? द्रव या गैस या प्लाज्मा या ठोस? तो ठोस के बीच जो है आकर्षण बल अधिकतम होता है। सर ऐसा क्यों होता है, जरा बताएंगे क्या? मान लीजिए ये बॉक्स है और ये बॉक्स के अंदर जो है लड्डू भरा हुआ है और लड्डू इतने क्लोजिंग पैकिंग है ना इसमें, ये एकदम ठोस डब्बा बन चुका है। तो ये क्या है? ये काफी इनके बीच आकर्षण बल काफी ज्यादा है, यानी आकर्षण बल अधिकतम होगा किसमें? ठोस में होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, कुछ ठोस के इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। तो ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उदाहरण के लिए मेज, पेन, कुर्सी आदि। दूसरा है कि ठोस के अणुओं के बीच जो होता है अंतराण्विक बल बहुत प्रबल होता है। अंतराण्विक बल कहने का मतलब है अंदर का बल जो होता है, एक अणु से दूसरे अणु के बीच का बल जो होता है बहुत ही प्रबल होता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि प्रबल आंतराण्विक बलों के कारण ठोस बहुत अधिक संघनन और उच्च गलनांक वाले होते हैं। ज़्यादा कठोर यहाँ पे पैकिंग के कारण में क्या होता है कि ज़्यादा गलनांक यहाँ पे ताप देंगे, टेम्परेचर्स देंगे, तभी एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये सारे पॉइंट को याद में रखेंगे। ग्रुप डी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार के एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन जो है गलत है? आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में ऑलरेडी शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। याद रहिए, ये प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो यहाँ पे फटाफट से एक बार बताने का प्रयास करेंगे जरा आप लोग क्या इस प्रश्न का राइट जवाब आ रहा है। तो एक बार जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो गलत जो है, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पदार्थ के कण जो होते हैं स्थिर अवस्था में यहाँ पे होते हैं, ये कथन क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है। यानी ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये कह सकते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कह सकते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बिल्कुल, लेकिन हमेशा स्थिर अवस्था में रहता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए, पदार्थ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर नजर डालते हैं। तो पदार्थ जो है बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, ये एक दूसरे से बंधे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। मिश्रण जो है प्राकृतिक में क्या हो सकते हैं? आरआरबी जेई में ऑलरेडी शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है। मिश्रण जो है प्राकृतिक में क्या हो सकता है, आपको बताना है। तो ये जो होता है समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। क्या क्या हो सकता है सर? तो समांगी भी हो सकता है, विषमांगी भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? यहाँ पे मिश्रण प्राय 2 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं समांगी मिश्रण, दूसरा होते हैं विषमांगी मिश्रण। याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सर समांगी मिश्रण कौन होता है, जरा बता दीजिएगा। तो जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण समान एक समान होते हैं, यानी चीनी का जल में विलयन, नमक का घोल, कॉपर सल्फेट का घोल, शराब और पानी का मिश्रण समांगी मिश्रण होता है। विषमांगी क्या होता है सर? तो जैसे मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते। रेत तथा जल का मिश्रण, टूथपेस्ट, पिज्जा, मक्खन, शेविंग क्रीम, ये सभी क्या है? विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है और ये समांगी मिश्रण का है। ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है।
5 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे के घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे के यहाँ पे एक दूसरे में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, अमिश्रणीय, यानी वो कभी मिश्रण नहीं कर सकते। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है शिफ्ट 2 में। इसका जो है सोल्यूशन है, हेडलाइन है कि जिस मिश्रण के दो तरल पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलते और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं उन्हें अमिश्रण पदार्थ कहते हैं, जैसे तेल और पानी का मिश्रण। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि डैश एक यौगिक नहीं है। कौन एक यौगिक नहीं है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, कौन एक यौगिक नहीं है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे लेड जो है यौगिक नहीं है, चौक है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और सल्फर डाइऑक्साइड भी है। बट यहाँ पे लेड जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यौगिक वह पदार्थ है जिसके अणु भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के निश्चित में संयुक्त होने पर बनते हैं, जैसे जल H2O एक यौगिक है। लेड यानी Pb एक तत्व है जो कि धातु है, ये भी याद रखिए। 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो कौन सा जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है, याद रखेंगे पदार्थों का किण्वन, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्या नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं है पदार्थों का किण्वन। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों का और अणुजीवों द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है, जैसे दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरका का बनना। ये पॉइंट आपके लिए VVI हो सकता है, याद जरूर रखेंगे। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 8 नंबर सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, जो कि लाजवाब है। यह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबन बने रहते हैं, डैश कहलाते हैं। वैसे को हम लोग सस्पेंशन कहते हैं और 12th लेवल में तो काफ़ी बार ये सवाल पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। ऑलरेडी आरआरबी जेई में जो है शिफ्ट 1 के पेपर में सवाल पूछा जा चुका है, आप भी इसका हकदार बन सकता है और आप भी जो है ये जो प्रश्न है ये पूछे जा सकते हैं। सस्पेंशन या निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण पूरे द्रव में बिना घुले रहते, जैसे मिट्टी अथवा बालू के कणों को जल में डालकर हिलाना। इन पदार्थों के कण को नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए कहे तो चौक और पानी का मिश्रण, मैला पानी, आटे और पानी का मिश्रण, धूल के कण और हवा का मिश्रण, याद रखेंगे। 9 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या हो सकता है। तो ये जो होगा ये क्या होगा, घुला हुआ पदार्थ होगा। शक्कर जो होता है, शक्कर के घोल में शक्कर क्या होगा, घुल जाएगा। तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा दिया यह सवाल है, जो कि बिल्कुल इजी हम समझते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को। जरा हम जूम करें और देखें इसका पॉइंट, तो काफी इंपॉर्टेंट है कि दो या दो से अधिक पदार्थ ऐसे विषमांगी मिश्रण जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, पदार्थ की मात्राओं का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, विलयन कहलाता है। विलयन जो दो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, विलयन में जो यहाँ पे पदार्थ है अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक यानी सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में उपस्थित पदार्थों का विलय कहते हैं। ठीक है, जैसे चीनी पानी में जो होगा, पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, और चीनी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, चीनी ये क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जल एक अच्छा विलायक है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो है घुल जाते हैं, तो जल सबसे अच्छा विलायक माने जाते हैं। 10 नंबर सवाल है, कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन है, मक्खन का खट्टा होना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे दही का जमना, लोहे में जंग लगना, दूध का फटना, अगरबत्ती का जलना और पौधे में प्रकाश संश्लेषण का होना। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए VVI साबित हो सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो पानी का बर्फ में परिवर्तन होना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ऑलरेडी आरआरबी ग्रुप डी में सवाल पूछे गए। भौतिक परिवर्तन के कुछ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण जैसे कि आकार, रंग और अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, जैसे कि जल का वाष्पीकरण, बर्फ का पिघलना और बादलों का बनना इत्यादि, ये सभी जो है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। 12 नंबर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है अभिक्रिया और उत्पादकों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा और आरआरबी ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम एंटोनी लेवेजियर ने दिया था।
ठीक है। इस नियम के अनुसार जो है किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है उत्पादों का कुल, यहाँ पे क्या है, उत्पादों का कुल उत्पाद। चलिए 13 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और जोसेफ प्रोस्टी याद रखेंगे, और टेक्नीशियन और एलपी दोनों में पूछे गए। कुछ इंपॉर्टेंट इनका पॉइंट दिया गया जो कि आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है डैश द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। 1:8 के अनुपात बना रहता है पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, यानी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है, जबकि आयतन का अनुपात 2:1 होता है। याद रखेंगे, किसी भी स्रोत से प्राप्त जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात सदैव 1:8 होता है। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन अगर एक रहेगा, एक बूंद रहेगा, मान लीजिए अगर बूंद ही ले ले तो एक बूंद रहेगा क्या हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना रहेगा प्यारे बच्चों, 8 बूंद रहेगा। ये कहने का मतलब होता है अनुपात। अगला सवाल है कि डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। डाल्टन का सिद्धांत जो है इस नियम पर आधारित, कौन सा नियम, तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है डाल्टन के सिद्धांत। आरआरबी ग्रुप डी 4/10/2018 के शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। डाल्टन का बुनियादी सिद्धांत द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निरंतर संरचना के नियम पर आधारित है, ये भी याद रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने पदार्थ के प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किए थे। कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया, तो ये जो है जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। जॉन डाल्टन द्वारा सिद्धांत की निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की गई। पहला है कि प्रत्येक कण अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्येक कण जो होते हैं अति सूक्ष्म यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है कि एक से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में संयोजन यौगिक यहाँ पे यौगिक बनते हैं। तीसरा पॉइंट है कि परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जो रासायनिक क्रियाओं के दौरान अपरिवर्तित रहता है। चौथा पॉइंट है कि परमाणु अपनी मूल अवस्था बनाए रखते हैं, इसमें इनका केवल संयोजन, वियोजन अथवा पूर्णावस्थापन संभव है। 17 नंबर सवाल है कि वह पदार्थ का वो सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व में यहाँ पे है, तो अणु याद रखिएगा अस्तित्व है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अस्तित्व के बारे में आप पढ़ सकते हैं। 18 नंबर सवाल है कि शब्द परमाणु को किसने खोजा, यहाँ पे खोजा, तो ये जो है डेमोक्रेट्स, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी। एटम्स शब्द ग्रीक भाषा के एटोमोस शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य, जिसे तोड़ा ना जा सके। ठीक है, तो ये ग्रुप डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, जो कि ऑल अबव क्वेश्चंस बनते हैं। तो परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डेमोक्रेटिक ने किया था, और परमाणु कई प्रकार के सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के प्रमुख है। CO2 में कार्बन प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है, तो याद रखेंगे 27, यहाँ पे 27.3%। ये देख सकते हैं CO2 का अनुभार दिया गया, पहले C+O/2 CO2 ऐसे पहले लिख देंगे इसको तोड़ के, फिर यहाँ पे देखेंगे कार्बन कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 2 तो है ही, ऑक्सीजन का कितना होता है यहाँ पे 16 होता है, इसको जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा। और CO2 में कार्बन के परमाणु भार कितना होता है, तो 12 होता है टोटल। तो CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर परमाणु भार बटे अनुभार गुणे 100। यहाँ पे 12 क्या है, यहाँ पे क्या है परमाणु भार, इसको प्रतिशत में निकालना है तो 100 ऊपर चला जाएगा। अनुभार कितना निकला है 44, टोटल करेंगे तो 27.3 आ जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन क्लास बाय क्लास मैं यहाँ पे देने को प्रयास करूंगा। रासायनिक के लिए गणना की इकाई क्या होता है, तो ये मोल होता है, याद रखेंगे। 1 मोल बराबर जो है 6.022 गुणे 10⁻23 को एवोगाद्रो संख्या भी उनको बोलते हैं, याद रखेंगे। तो 20 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के MCQ और PYQ मिलाकर हमने किया है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी एग्जाम के लिए। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।